अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपने एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन के। तो इस चैप्टर का नाम ही ये है कि एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एनर्जेटिक्स का मतलब एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें की जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी किस तरह से आपको मिलती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है। अब चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी का अमाउंट हमेशा मौजूद रहता है। तो एक आपके पास अगर तो कोई कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, किसी की स्टेट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, किसी भी एनर्जी के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम थी, एनर्जी उसकी भी वहां मौजूद है, लेकिन अभी उसने रिएक्शन नहीं किया। क्योंकि हमेशा केमिकल चेंज जब होता है, रिएक्शन जब होता है, तभी आपके पास एनर्जी का चेंज आता है। अब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी सब्सटेंस एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं या उनको इवॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फील्ड कहलाती है जिसका नाम हमने थर्मोडायनेमिक्स रख दिया है। इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी करते हैं। तो एक स्टडी बेस्ड फील्ड हमने जनरेट कर ली इसके बुनियाद पर कि थर्मोडायनेमिक्स, अभी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास ये सारा चेंज हम इंक्लूड कर देते हैं। तो एनर्जी हमारे पास कंजर्व होती है, एनर्जी चेंज होती है, ये सारी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स क्यों आई? क्योंकि हमारे पास जब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई थी, हमारे जो केमिकल्स हैं, हमारे जो मटेरियल्स हैं, ये सारे अपने एनर्जी चेंज करना शुरू हुए थे और ये हमें समझ आना जब शुरू हुआ, तो हमने इस पर डिटेल सर्च की, हमने इस पर डिटेल स्टडी की। तो जब हमने डिटेल स्टडी की तो हमें अंदाज़ा हुआ, हमें ये पता चला कि आपके पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी चेंज हो जाए। अब एनर्जी चेंज तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर थर्मो, यहाँ से टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास थर्मोकेमिकल में जो वर्ड है थर्मो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर चेंज की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो। इसलिए आपके पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो है उनको स्टडी किया गया। अब जब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को हमने स्टडी किया तो दो टाइप्स हमारे पास सामने आई। एक वो सब्सटेंसेस जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एक वो सब्सटेंसेस जो हीट इवॉल्व करते हैं, जो हीट निकालते हैं। तो हमने दो नाम दिए यहाँ पर इनको, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपके पास ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर एनर्जी यानी कि हीट इवॉल्व हो रही है। तो जिन भी रिएक्शन में आपके पास हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है, इमिट हो रही है या इवॉल्व हो रही है, सारी एक ही बातें, तो ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इनमें से एक टाइप ये है कि जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक हैं, क्योंकि जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में आपको हीट एनर्जी साथ में मिलेगी। इसके साथ दूसरी टाइप के रिएक्शंस भी होते हैं जिनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जब भी किसी रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी तो उनको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनके अंदर रिएक्टेंट को हमें हीट अप करना पड़ता है, रिएक्टेंट जितने भी हैं उनको एडिशनल हीट देना पड़ती है। तो यहाँ पर आपके पास फिर प्रोडक्ट जनरेट होता है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो टोटल हमारे पास दो टाइप के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हुए, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये आपके एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने भी हैं इनके ऊपर कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, दूसरा आपके पास उनकी फिजिकल स्टेट्स, और तीसरा टेम्परेचर, चौथा कि वो रिएक्शन जो हैं अकर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कुछ चार चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं आपके एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने में। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक टर्म्स, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट्स, ये सब क्या है। तो सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट, ये तीन बेसिक टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टम कहते हैं वो जगह, वो हिस्सा, चाहे वो दुनिया में कहीं हो या हम दुनिया से बाहर हम करें, तो एनीथिंग विच इज अंडर एग्जामिनेशन, जिसको हम अंडर कंसिडरेशन करते हैं, वो चाहे लेबोरेटरी हो या अर्थ में कहीं पे भी हो, तो उस चीज को, उस जगह को हम कहते हैं सिस्टम। हमने उस चीज को नाम दे दिया सिस्टम का। अब चाहे वो हम मशीन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किसी वेसल के ऊपर बात कर रहे हैं, या कोई भी चीज जिसके ऊपर हमने एग्जामिनेशन करनी है, जिसको हमने पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास है सराउंडिंग। अब फॉर एग्जांपल हम एक मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन किसी तरीके से काम करी, फॉर एग्जांपल इंजन की बात करते हैं, तो इंजन अपना कोई काम करे तो इंजन का अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक सिस्टम है। लेकिन
इंजन के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स हैं, इधर उधर आपके पास हवा है, अगर फॉर एग्जांपल आप बोट की बात कर रहे हैं, वो पानी में चल रही है तो पानी आपका सराउंडिंग हो गया। तो जो भी इन्वायरमेंट है सिस्टम का, उसके इर्द गिर्द का जो भी माहौल है, उसे आप कहते हैं सराउंडिंग। अब वो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके पास वो उसकी सराउंडिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट की जो तारें होती हैं आपके समंदर से बिछाई जा रही होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तारें होती हैं, तो समंदर आपका जो है वो इन्वायरमेंट बन गया, वो आपका सिस्टम बन गया। तो जो भी आपके पास सिस्टम के अलावा हिस्सा है यूनिवर्स का, वो कहलाता है सराउंडिंग। अब सिस्टम्स और सराउंडिंग्स ये सारे हम इमेजिनरी भी बना सकते हैं और रियल बाउंड्रीज भी बना सकते हैं। ये हम बाउंड्री खुद डिसाइड करते हैं। अब रियल बाउंड्री का मतलब हमने एक लकीर खींच दी कि भाई इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, ये हमारा सिस्टम है, और इसके बाहर जो होगा वो होगा सराउंडिंग। लेकिन इमेजिनरी भी हम काम कर सकते हैं कि हम खुद हाइपोथेसिस लगा दें कि ये यहाँ से यहाँ तक सिस्टम है हमारा और बाकी सारी बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ईस्टर की, तो आपने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर आपने वो ईस्टर डाल दिया। अब उसके अंदर जो जो कंटेंट आपने डाले ये सारे आपके सिस्टम कहलाएंगे। तो जो कंटेंट ऑफ फ्लास्क होगा वो आपका सिस्टम है और फ्लास्क इटसेल्फ आपकी बाउंड्री है। अब ये रियल बाउंड्री है। और जो आपका थर्मोस्टेट है ये सराउंडिंग है। जाहिर है आपने एक हाइड्रोलिसिस करवाया है तो आपने उसको टेम्परेचर दिया है, थर्मोस्टेट की मदद से दिया है, तो ये जो थर्मोस्टेट आपने लगाया ये उसका सराउंडिंग हो गया। तो इस तरीके से हम ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, आगे स्टेट्स भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट आपका है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप सिस्टम की बल्क में लेते हैं, ज्यादा मिकदार में लेते हैं, जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ये सब आपके पास मैक्रोस्कोपिक है। अब किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की जाए तो उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की जो कि इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो जो भी हमारा मटेरियल है उसकी अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है अमाउंट से रिलेटेड, जैसे कि डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, ये सारी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड नहीं करती कि आपका मटेरियल कितना है। फॉर एग्जांपल आप विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। आपके पास अगर कोई सब्सटेंस है, चाहे आप उसे 1 किलो लें या आप उसका 100 ग्राम लें, वो उतने ही स्पीड से फ्लो होगा जितनी स्पीड से वो फ्लो होता है नॉर्मली। तो ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसके साथ साथ दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं आपके सब्सटेंस के ऊपर, आपके मटेरियल के ऊपर। यानी कि आप अगर उनको चेंज करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होंगी उस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की। अगर आप हाफ कर दें फॉर एग्जांपल मास को, तो आपका जो मास है वो हाफ हो जाएगा। आपके पास 1 किलोग्राम था, आपने उसको हाफ किया तो वो आधा किलोग्राम रह गया। तो इस तरीके से आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हाफ करने पर या चेंज करने पर, उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज करने से आपकी प्रॉपर्टी में फर्क आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल नंबर्स हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपके, इंथैल्पी हो गई, इंथैल्पी डिपेंड कर रही है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंड सो ऑन। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रही हैं, जो चेंज करने पर, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करने पर प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब पीछे मैंने आपसे बात की थी कि मैं स्टेट्स के बारे में जिक्र करूंगा। तो स्टेट आपके पास दो टाइप्स की होती हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो आप किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की, यानी कि अपने सिस्टम की, आप कोई भी चीज चेंज करते हैं तो आप उसको फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट लेके जाते हैं। तो अगर सिस्टम पहले जो भी था वो उसका स्टेट कहलाता है इनिशियल स्टेट, और बाद में जब कोई भी चेंज उसके अंदर आया तो वो कहलाता है फाइनल स्टेट। तो हम दो टाइप के दो स्टेट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक आपका इनिशियल स्टेट, दूसरा आपका फाइनल स्टेट। किसी भी सिस्टम के अंदर चेंज आएगा तो चेंज से पहले वाला स्टेट इनिशियल था और चेंज के बाद वाला स्टेट फाइनल स्टेट कहलाता है।
अब कोई भी सिस्टम उस वक्त तक हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता ना हो, अदरवाइज सिस्टम आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। अगर आप डिफाइन करते हैं सिर्फ इनिशियल वैल्यूज के ऊपर, इनिशियल स्टेट्स के ऊपर, तो आपका जो सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, आपने उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं लेके आए। अब जो आपका चेंज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनल और इनिशियल आपके पास टेम्परेचर है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपके पास चेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा। इसी तरीके से आप फाइनल माइनस इनिशियल कोई भी वैल्यू करेंगे तो वो कहलाएगा चेंज ऑफ दैट सिस्टम प्रॉपर्टी। तो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन द फाइनल स्टेट और माइनस इन द इनिशियल स्टेट। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी का चेंज निकाल सकते हैं। तो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम का फॉर्मूला बिल्कुल इस तरह से सिंपल सा है। अब हमें समझ आ गया कि आपके पास सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट्स क्या हैं, यानी थर्मोडायनेमिक टर्म्स हमें समझ आ गई। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहलाता है। तो आपकी इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। इस स्टेटमेंट का आपने बचपन से रट्टा लगाया हुआ है, आपको पता है ये स्टेटमेंट आपके हर जगह इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम और उसकी सराउंडिंग की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर हम करें तो मैथमेटिकली हमें पता है कि आपके पास एनर्जी इनिशियल और फाइनल होगी किसी भी सिस्टम की, अदरवाइज हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की आपके सिस्टम ने और उस सिस्टम ने कुछ वर्क करके दिया सराउंडिंग को। तो अगर आप कोई भी चीज एब्जॉर्ब करवा रहे हैं अपने सिस्टम में तो वो प्लस साइन के साथ लिखी जाती है, और अगर आप कोई भी चीज सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, सराउंडिंग में भेज रहे हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव में लिखी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो आप प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज इवॉल्व हो रही है, बाहर जा रही है, तो आप माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी आपका सिस्टम है, उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, उस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ वर्क करके दिया सराउंडिंग को, तो आपके पास चेंज इन एनर्जी की वजह से Q माइनस डब्ल्यू, ये एक आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ये आपका कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चेंज इन एनर्जी जो है डेल्टा E, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और ये बराबर है Q माइनस डब्ल्यू के। अब आगे चलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो हमारे पास है उसको हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से लिखेंगे। तो फर्स्ट करते हैं कंसीडर अ सिलेंडर। अब आपका ये जो सिलेंडर है इसका कोई ना कोई एरिया है, कोई ना कोई वॉल्यूम है, इसके अंदर आपने गैस फिल करके रखी हुई है। उस गैस को आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे तो वो वर्क करेगी, यानी कि इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसने थोड़ा सा वॉल्यूम अपना इंक्रीज किया, ज़ाहिर है वर्क किया, ये पिस्टन लगा हुआ इसको ऊपर की तरफ लेके गया। तो जब आपने पिस्टन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस किया, यानी कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक ले गए, तो जाहिर है वर्क किया आपने। तो जितना आपने उस डिस्टेंस को डिस्प्लेस किया उसको आपने डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया, और जो चेंज आपके पास आया वो डेल्टा वी आया। आपको पता है वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी एल यानी डेल्टा एल से। तो आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये है। फोर्स आपको पता है, यानी कि आपके पास प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया से। अब प्रेशर इनटू एरिया आपके पास जो है, यहाँ पे एरिया आप लेके अपनी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया इनटू एल, तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। ज़ाहिर है आपके पास जो लेंथ है, चेंज इन लेंथ, वो ये है। आपका एरिया ये कांस्टेंट है, तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से चेंज इन वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो अब आपका जो वर्क है वो चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब मैं अपनी पुरानी इक्वेशन जो मेरे पास थी डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह P डेल्टा V लिख सकता हूँ। तो आपके पास ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। ये एक्सप्रेशन अब आपने चेंज कर दी, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V या Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब जाहिर है हमने दो पीछे चीजें पढ़ी हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास टोटल हीट जो है केमिकल रिएक्शन में या तो इवॉल्व हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। तो आपके पास जो टोटल हीट है दैट कैन बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, लेकिन अब दो यहाँ पर चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम हो रहा हो, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम हो रहा हो। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हीट प्लेस हो रही है तो क्या हमारे पास प्रोसेस हुआ करेगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि हमारा एक वेसल है, इसके अंदर हमने ये जगह फिक्स कर दी और अंदर यहाँ पर गैस मौजूद है।
तो ये जो हमने जगह फिक्स कर दी, इसका मतलब ये है कि अब गैस इससे ऊपर नहीं जा सकती, वॉल्यूम इसका ये कांस्टेंट रहेगा। तो आप नीचे अगर हीट भी देंगे तो आपकी जितनी भी गैस है या जो भी आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है वो सारी की सारी हीट एब्सॉर्ब करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। और जो एक्सप्रेशन हमने पीछे वर्क की बनाई थी P डेल्टा V, उसमें डेल्टा V जीरो रखेंगे तो प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास टोटल हीट आपकी जो इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हमने QV से रिप्रेजेंट किया, ये बराबर है डेल्टा E के। नेक्स्ट आपके पास है प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल वेसल ओपन है, आपने यहाँ पे वेसल ओपन करके रखा हुआ है, आपको पता है कि कुदरती तौर पे आपके पास जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास जो भी इसके अंदर गैस होगी इसके ऊपर प्रेशर 180 में अप्लाई हो रहा है। आपने नीचे से इसको हीट दी, हीट देने के बाद जाहिर है यहाँ पर हमने एक ऐसा पिस्टन लगा दिया जो कि मूवेबल है, और ये पिस्टन आपके पास एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर है, जाहिर है आपके पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये डिस्प्लेस करेगा आपके पिस्टन को, वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो आपके पास टोटल हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर, आपकी जितनी भी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, जाहिर है हम यहाँ पर एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद प्लस P डेल्टा V। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को QP से रिप्रेजेंट किया, बाकी एक्सप्रेशन आपकी सेम है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। आप इनके चेंज को ओपन कर दें, जैसे कि डेल्टा E आपके पास E2 माइनस E1, डेल्टा V V2 माइनस V1। जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास QP विल बी इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। तो एक आपकी ब्रैकेट ये हो गई और दूसरी ब्रैकेट आपके पास ये हो गई, बीच में माइनस का साइन। तो आपको पता है ये फाइनल स्टेट्स हैं, ये सारी इनिशियल स्टेट्स हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल कोई ना कोई चेंज होगा। अब यहाँ पर हम एक नई एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। पीछे मैंने एक टर्म बोली थी इंथैल्पी, तो वो अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इंथैल्पी क्या है? हीट कंटेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। ये आपके पास हीट कंटेंट बराबर होता है एनर्जी प्लस वर्क के। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो H इज इक्वल टू E प्लस P डेल्टा V, और ये आपके पास थर्मल चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कितना अमाउंट ऑफ हीट आपकी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे हम कहते हैं डेल्टा H या हीट कंटेंट, और इसका दूसरा नाम भी है एंथैल्पी, जो कि बहुत मशहूर है। अब अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंथैल्पी और हीट में क्या फर्क है। तो बेटा कोई फर्क नहीं है, हीट कंटेंट आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो हीट Q है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट एनी प्रेशर। अब यहाँ पर एक और टर्म आपको सीखनी है, स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे स्टेट फंक्शन है, डिपेंड कर रहे हैं स्टेट के ऊपर। अगर इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी तो प्रेशर भी इनका चेंज हो जाएगा, इनका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, इनकी स्टेट चेंज हो गई। तो क्योंकि ये आपका H डिपेंड ही कर रहा है प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी के ऊपर, तो डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी इटसेल्फ इज अ स्टेट फंक्शन, और ये आपका डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर। तो स्टेट फंक्शन उनको कहते हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज हो रही है तो आपका जो भी मटेरियल है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो भी चेंज हो रही है। जैसे कि एंथैल्पी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी, ये भी चेंज होगी। तो अब बात कर रहे हैं वापस अपनी इक्वेशन 4 के ऊपर। तो आपको पता है E2 प्लस PV2 ये आपकी फाइनल वैल्यू थी, तो H2 यानी कि एंथैल्पी एट फाइनल स्टेट, और E1 प्लस PV1 इज इक्वल टू H1 यानी कि एंथैल्पी एट इनिशियल स्टेट। इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो QP विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। तो अब आप QP की जगह डेल्टा H पुट कर सकते हैं। बार बार हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिखने के बजाय आप डायरेक्ट डेल्टा H पुट कर सकते हैं। तो आपके पास डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं साइन ऑफ डेल्टा H कि डेल्टा H का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा H इज सिंपली द चेंज इन एंथैल्पी। ये आपकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम के, जो हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल दो टाइप के प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दूसरा एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हीट इवॉल्व होती है, तो जो भी हीट आपकी बाहर जा रही है उसे हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स में, आप नेगेटिव साइन लगाते हैं। और जो भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो भी आपका सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा H नेगेटिव कब होगा? जब आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और डेल्टा H पॉजिटिव कब होगा? जब आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है कि आपका ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आपके पास डेल्टा H नेगेटिव है, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो आपके पास डेल्टा H पॉजिटिव है। इसको समराइज करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है
कि आपके रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी अपनी बाहर निकालेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट के साथ आपको डेल्टा एच भी मिल रहा होगा। ये एग्जांपल एक्सोथर्मिक की है। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट के पास एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आप उसको एडिशनल एनर्जी देंगे तो वो आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके दे देगा। तो इस तरीके से आपके पास ये समराइज करके दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में पीछे तो डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इज इन्वॉल्व। तो थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद द मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, उसकी मेजरमेंट या कैलकुलेशन को हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो जितने भी आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, इसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारे इस फील्ड के अंदर होगा जो हमने अभी डिस्कस की, थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में यानी कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड, तो यूनिट ऑफ एनर्जी आपके पास होती है कैलोरीज या किलो कैलोरीज, ज्यादा ये इस्तेमाल की जाती है। ऐसा यूनिट इसकी जूल्स या किलो जूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है, ये आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। हीट ऑफ समेशन, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन के वर्ड से वाजे हो रहा है कि आपका टॉपिक क्या है। कांस्टेंट हीट यानी कि हीट कांस्टेंट रहेगी, ऑफ समेशन मतलब अगर आप सारी हीट को ऐड कर दें तो ये किस तरीके से इन्होंने कहा वो आगे चलते हैं, अब समझते हैं उसको। तो हेसेस लॉ आपके पास कह रहा है कि आपके जितनी भी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ अ पर्टिकुलर मैनर, यानी कि आपका जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, आपका रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। अब चाहे आप उसका डायरेक्ट रिएक्शन लें या आप उसे 2-3 स्टेप में करके लेके जाएं। फॉर एग्जांपल, आपने रिएक्शन किया, उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट बस देख लिया। आपने आज सुबह रिएक्शन किया, फॉर एग्जांपल 2 घंटे का रिएक्शन था, 2 घंटे के बाद जाके आपने नोटिस किया, उस रीडिंग्स मेजर की, तो आपके पास एट द एंड फाइनल स्टेट पे जो भी रीडिंग आ रही होगी, आप फाइनल माइनस इनिशियल करें, आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर आप उस 2 घंटे तक बैठे रहते और देखते कि पहला रिएक्शन ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, सी से फाइनल डी पे गया, तो आप उसकी कैलकुलेशन करने बैठते, तो चाहे आप डायरेक्ट 1 से यानी कि ए से डी तक जाएं या ए से बी फिर बी से सी और सी से डी जाएं, तो आपके पास रिएक्शन जो आंसर आएगा वो फाइनल वही आएगा जो ए से डी तक का आंसर आ रहा था। तो ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा जो भी मैंने बोला। तो सिंपली आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ऐसा है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तरीके हैं उसको रिएक्शन करवाने के, तो चाहे वो एक स्टेप में हो या 10 स्टेप के अंदर हो, जो अमाउंट ऑफ टोटल इंथैल्पी चेंज आएगा दैट विल बी सेम, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लें उसका। तो ये आपके पास पूरी स्टेटमेंट कहलाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास पूरी स्टेटमेंट है हेस लॉ की। ये मैंने अभी आपको इसका तर्जुमा करके दे दिया। तो अब जो मैं बात कह रहा था कि केमिकल रिएक्शन की हम एग्जांपल लेते हैं। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट ए चेंज हो रहा है फ्रॉम ए टू डी, तो आपके पास प्रोडक्ट डी फाइनल स्टेप में मिल रहा है, तो जो डेल्टा एच आपके पास आएगा एज अ हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज, वो आपके पास आंसर आपने एक जगह नोट कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस ए को पहले इंटरमीडिएट स्टेज में लेके जा रहे हैं, पहले ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बी से जो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी आया उसको नोट किया, फिर बी से सी में गए, उसका चेंज इन एंथैल्पी नोट किया, और फिर फाइनली सी से डी गए, उसका आपने एंथैल्पी नोट किया। तो जितने भी ये चेंजेस आपने नोट किए उसको डेल्टा H1, H2, H3 का नाम दे दिया। तो अब हेस लॉ आपका कहता है कि जो डेल्टा एच है फ्रॉम ए टू डी, ये बराबर होगा इन सब के समेशन का, इसीलिए कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन इसका नाम रखा गया। तो इन्होंने जब इस तरीके से प्रोसेस किया और एंड में रीडिंग मेजर की तो आंसर ये प्रूव भी हो रहा था। अब कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दी हुई है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये रिएक्ट करके NaOH के साथ आपको सोडियम कार्बोनेट बना के दे रही है, लेकिन इसमें जो आपका डेल्टा एच आ रहा है वो -90 किलो जूल्स आ रहा है। अब इसको डायग्राम के लिहाज से मैं समझाता हूँ कि आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट रिएक्ट करवाया 2NaOH के साथ, तो आपका -90 किलो जूल्स पर मोल पे सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिल गया। लेकिन आपको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, आपको तसल्ली नहीं हो रही थी, आपने क्या किया, 2 मोल्स के बजाय 1 मोल NaOH को रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इंटरमीडिएट स्टेज आपके पास आ गई H1, जिसको आप कह रहे हैं डेल्टा H1, उसमें आपका -49 किलो जूल्स आपको मिला। तो यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, आपने फिर दूसरा NaOH उठा के इससे रिएक्ट करवाया, तो एट द एंड आपके पास रिएक्शन होने के बाद सोडियम कार्बोनेट और वाटर ही मिला,
लेकिन इसकी जो एंथैल्पी थी वो -41 किलो जूल आई। जब आपने दोनों एंथैल्पीज H1 H2 को ऐड किया तो एंड में आंसर -90 ही आया, जो आपके पास शुरू में पहले आ रहा था। तो ये आपका हेल्स लॉ था, इस तरीके से उन्होंने प्रूव करके बताया था। अभी जितने भी हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं, चाहे आप उसके अंदर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये जिस भी तरीके से आप इसमें रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, आपके पास हेल्स लॉ यही कह रहा है कि आपके पास जो कांस्टेंट हीट समेशन है ये आपके पास डायरेक्टली मेजर करके भी आ सकती है, यानी आप इनिशियल और फाइनल स्टेट लें, आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता है। अब इन्होंने ये जब लॉ दिया तो इससे फायदा ये हुआ कि कुछ रिएक्शंस ऐसे थे जो कि बहुत फास्ट होते थे। अब उस फास्ट रिएक्शन की वजह से नुकसान हमें ये होता था कि हमें पता ही नहीं चल सकता था कि इनकी एंथैल्पी क्या आई। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब उन्हें ब्रेक कर सकते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शंस के अंदर, इंटरमीडिएट स्टेट्स के अंदर, और उसके बाद फिर हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, जो कि वही होगा जो पहले जो हम मेजर नहीं कर सकते उससे आंसर आ रहा होगा। तो आगे इस तरह की एक एग्जांपल भी गिवन है आपके पास, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन नाम से वाज़ेह है, हीट का मतलब आपको पता है, ऑफ फॉर्मेशन किसी भी चीज को फॉर्म करने में जो हीट चाहिए, किसी भी चीज को बनाने में जो हीट चाहिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आप किसी भी कंपाउंड की डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जो चेंज ऑफ एंथैल्पी आपको चाहिए व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म। तो आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसका आपने 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम मोल, और उसमें देखा कि कितनी चेंज इन एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, वो एंथैल्पी आपकी कहलाती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। So it is simply defined as the change of enthalpy when 1 gram mole of substance is formed from its elements। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरा आपके पास यही इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड बना लिया हीट ऑफ फॉर्मेशन का कि आपके पास क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए हर सब्सटेंस के लिए, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है, लेकिन इसके अंदर यूनिट एक्टिविटी का हमने टर्म डाल दी कि जितने भी सब्सटेंसेज आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे यूनिट एक्टिविटी पे होने चाहिए, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस कंडीशन को अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा होगा तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब याद रहे हर एलिमेंट की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम होती है, लेकिन एलिमेंट टू एलिमेंट डिफर होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक कार्बन की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, दूसरा आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की है, दोनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, लेकिन तमाम कार्बन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम होगा। इसी तरीके से तमाम ऑक्सीजन एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड सेम होगा। तो ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था हीट ऑफ फॉर्मेशन का। अब वापस आते हैं एग्जांपल की तरफ। हेल्स लॉ की एग्जांपल हम एक देखते हैं। मैंने कहा था आपके पास ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो इतने स्पीड अप होते हैं कि हम उनकी चेंज इन एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी हुई है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके गिवन है तमाम के तमाम एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड। अब इस 4 इक्वेशंस, ये जो आपको 4 रिएक्शंस गिवन है, इससे आपने सॉल्व करके बताना है कि आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट रिएक्शन है, कार्बन और हाइड्रोजन आपको मीथेन बना के देता है, इसका आपने निकालना है कि फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा। तो क्योंकि ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि आप उसकी इंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करते हैं, उसको इंटरमीडिएट स्टेज में ब्रेक करते हैं। आप पहले कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जाहिर है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। फिर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, उसका भी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। और एंड में मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ये सारे तीनों रिएक्शंस आपके पास पॉसिबल हैं, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप अपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लेंगे, इनको आपस में पहले ऐड करवा दें। तो आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिएक्शन ये था, आपने इन दोनों को ऐड करवाया तो जाहिर है इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब ऐड हो गए, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी ऐड होके हमें नया आंसर देंगे। तो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई -966 किलो जूल्स पर मोल। अब आपके पास जो चौथी इक्वेशन थी उससे आप अपनी इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो मेरे पास ये जो न्यू इक्वेशन आई है, फिफ्थ इक्वेशन, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा अपनी फोर्थ इक्वेशन के साथ। तो फोर्थ इक्वेशन में जो जो चीज कैंसिल आउट हो रही है, जाहिर है यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। राइट हैंड साइड पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इधर भी राइट हैंड साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पर -CH4 को उधर शिफ्ट करेंगे,
तो आपके पास प्लस CH4 आ जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैथ्स वाले वही हैं। तो यहाँ से आपको कार्बन प्लस हाइड्रोजन मीथेन बना के दे रहा है, और इधर से आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई हीट ऑफ फॉर्मेशन की। क्योंकि आप पहले ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकती, इतना स्पीड अप रिएक्शन होता है। तो आप इस पूरे लंबे चौड़े मेथड से अपने मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड। तो ये आपके पास लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। कोशिश की है कि काफी डिटेल में डिस्कस कर लूँ इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर छोटा भी है और इसके अंदर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इस चैप्टर से बहुत कुछ पूछा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट्स आगे बहुत इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो फिर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो भी समझना हो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे उसको डिस्कस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।